ये लड़ाई थी उनकी कि हमसे बात करनी पड़ेगी, इस देश की संपदा में हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ उनका मानना था कि देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए, कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। एजुकेशन देने की कोशिश करी उन्होंने, किसानों को अवेयर करने की कोशिश करी और सारे समाज को साथ देने की कोशिश करी। कर्नल साहब के बारे में बहुत लोग जानते हैं और यहाँ पे बात बताई गई, क्योंकि कर्नल साहब एक बड़े आंदोलनकारी रहे। और जब वो घटना हुई, जब रेलवे ट्रैक पे बोरियां रखी थी एक तरफ, तो टिकैत साहब ने कहा भाई बड़ा हादसा हो गया तो आप वहां पर जाओ। तो हम जैसे ही भरतपुर तक आए तो भरतपुर के आगे पूरे रास्ते बंद थे। तो खैर हमको कुछ लोग जंगल के रास्ते से, झाड़ियों से वहां लेके गए रेलवे ट्रैक के ऊपर, और पूरी डेढ़ बोरियां रखी हुई वहां पे। और वहां पे ऐसा नहीं कि अकेले लोग थे या कम लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में वहां पे भीड़ थी और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने वहां पर अपनी बात रख रहे थे सबके सामने। ये नहीं कि डेढ़ बोरी रखी हुई है और कोई घबराहट। तो कई बार इनके साथ में मिलने का मौका मिला। टिकैत साहब को जब वापसी गई तो सारी बातें बताई। फिर दोबारा एक आंदोलन हो गया तो टिकैत साहब उस आंदोलन में आए और हमारे बहुत जो लोग थे वहां से आए थे, वीरेंद्र गुर्जर, जो काफी लोग मुजफ्फरनगर से अलग अलग जगह से आए थे, राजस्थान के बॉर्डर पर रोके गए, नागर साहब को थे यहाँ, तो बहुत लोग उसमें थे। तो टिकैत साहब पर इनका एक बड़ा लगाव रहता था। उनका मानना था कि देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। तो कर्नल साहब भी एक बड़े आंदोलनकारी थे और वो बेबाकी से अपनी बात सरकारों के सामने रखते थे, उनको मनवाने का काम करते थे। आज जो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है, उनके परिवार ट्रस्ट को चला रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि उनके विचार हमेशा समाज में रहने चाहिए। पुस्तकालय के माध्यम से समाज को, और ये नहीं कि एक समाज को जोड़ने की उन्होंने बात करी। जब समाज की बात करती है तो समाज का होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग, और जो उन्होंने कल्पना की कि गांव-गांव में पुस्तकालय में पुस्तक होगी तो उससे पढ़ेगा और ज्ञान वर्धन होगा, हमारे बच्चे आगे तक जाएंगे, हम उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के साथ में हमारी पूर्ण रूप से सभी की यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि कर्नल साहब के विचारों को हम आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ में ओम शांति। कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देना एक बड़ा मुश्किल था, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उनका जीवन रहा है और जो आपने उनके इस छोटे से लघु, जो उनके अलग अलग संस्कृत थे जो आपको दिखाए गए, अगर आप उनको देखें तो दो चार बातें बहुत साफ उनके व्यक्तित्व के बारे में निकल कर आते हैं। वो हमेशा से सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता और कैसे इनके साथ एक समाज शिक्षित होकर आर्थिक समानता हासिल करे, ये उनका मूल मंत्र था। और उनका आप जीवन देखिए, सिपाही के पद से शुरू हुए, संघर्ष करकर कमीशन पाया, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद उनके मन में आया कि समाज के लिए कार्य करना है, और आकर उन्होंने समाज के लिए कार्य शुरू किया। क्योंकि शिक्षक रहे थे, शिक्षा में
उनकी रुचि भी थी और उनको शिक्षा के प्रभाव के बारे में भी पता। तो अगर ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते समय हम उनके ये कुछ विचार अपने मन में ले लें और उनका अनुकरण करके उनको समाज में लाने की चेष्टा करें, यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके यूनिफॉर्म वाले व्यक्तित्व को याद करता हूँ और उस यूनिफॉर्म से निकलकर जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको बढ़ाने की चेष्टा करें। कर्नल किरोड़ी सिंह बिस्ला जी के नाम में बैंसला, सिंह और किरोड़ी 3 शब्द हैं। मैं कभी भी उनके माता पिता ने नाम रखा होगा तो किरोड़ी शब्द आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और परिवार की परिकल्पना होती है कि हम भी समृद्ध समाज का हिस्सा बने। सेना से सेवानिवृत्त होके एक लड़ाई जो कर्नल बैंसला ने लड़ी आरक्षण की, मैं इसको आरक्षण की लड़ाई नहीं मानता, ये आर्थिक लड़ाई है। और ये लड़ाई अब और तेज और आगे बढ़ रही है। इतिहासकार पहले हमें लिखते ही नहीं थे। किसान समाज को इतिहास लिखा जाता था या तो राजे महाराजाओं का या समाज में बड़े साधु संतों का, लेकिन कर्नल बैंसला की लड़ाई ये हकों की लड़ाई है। इस दुनिया के और इस देश के जितने भी संसाधन हैं, सोना है, चांदी है, रुपया है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, संपदा है, इसमें जो संघर्ष करता है सीमाओं की रक्षा करने के लिए करो, खेत में अन्न पैदा करने के लिए करो, उसको मिलता क्या है? इसलिए मैं कर्नल बैंसला की लड़ाई आर्थिक, कहते कि समाज में समानता होनी चाहिए, लेकिन आज का समाज ये भी कहता है कि आर्थिक स्थिति पे तुम कहां हो, अगर तुम नीचे हो तो समानता की बात हमसे मत करो। ये लड़ाई थी उनकी कि हमसे बात करनी पड़ेगी, इस देश की संपदा में हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इस संकल्प के साथ उन्होंने एक निरंतर संघर्ष किया और मैं ये बात मानता हूं कि वो जहां संघर्ष के प्रतीक हैं वहां उन्होंने संघर्ष को बुद्धिमत्ता से मिल रहा है। इस देश के इतिहास में 100 साल में महात्मा गांधी से बड़ा कोई राष्ट्र नेता नहीं हुआ। 4 बार उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए और जब दिखता था कि आंदोलन की सीमाएं छू रहे हैं और आंदोलन कहीं गलत दिशा में न चला जाए, तो कर्नल बैंसला भी ऐसे ही करते थे। उन्होंने आंदोलन को संयम और संघर्ष को जोड़ के एक प्रतीक के रूप में एक नई रूपरेखा दी है और आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को आरक्षण नहीं बल्कि इस संघर्ष को आर्थिक लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल बैंसला जी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीपल खेड़ा पाटोली नहीं, जब पीलूपुरा में आंदोलन चल रहा था
और कर्नल साहब का आंदोलन को चलते हुए लगभग 15 दिन हो गए थे, तो माननीय महेंद्र टिकैत साहब पहुंचे और कर्नल साहब से फोन पे बात हुई कि कर्नल साहब मैं आ रहा हूं। साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने भी ठीक है चौधरी साहब आप आ जाइए। फोर्स लगी हुई थी भरतपुर के बॉर्डर पर, टिकैत साहब को रोक दिया गया। कर्नल साहब ने मुझे भेजा कि टिकैत साहब को समझाइए, फोर्स है, मैं यहां आंदोलन कर रहा हूं, आप उनके पास जाइए। मैं गया, मैंने टिकैत साहब से कहा साहब आंदोलन चल रहा है, डेड बॉडी है, मैं मानता हूं कि आप इस दुख में आप हमारे साथ हैं। और कर्नल साहब ने कहा है कि मुझे मालूम है टिकैत साहब पीछे नहीं हटेंगे, उनका अपना बहुत ही गहरे संबंध थे और टिकैत साहब से बहुत ही घरेलू संबंध बैसला साहब के रहे हैं। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी भगवान तय कर देता है, उसके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन जितने समय व्यक्ति इस संसार में रहता है उसके हाथ में है कि वो कैसा कर्म करे और क्या करे, देश के लिए क्या करे, समाज के लिए क्या करे, या जहां उसका जन्म हुआ वहां के लिए क्या करे। मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, गांव में ही पला हूं, वहीं पढ़ा हूं। जो कर्नल साहब ने काफी उपलब्धि कर ली, बच्चे भी सेटल कर लिए, उनको क्या जरूरत थी गांव में जाने की और क्या जरूरत थी ये सब करने की, लेकिन उन्होंने अपने समाज को जोड़ने के लिए काम किया, समाज के कल्याण के लिए काम किया, समाज को संगठित किया। और जो किसानों की समस्या है गांव में और गांव के बच्चों की जो समस्या है, क्योंकि हम पढ़े हैं, हमें मालूम था कि उस टाइम किताबें भी नहीं होती है, कोई इतनी गांव में फैसिलिटीज भी नहीं होती है। आज तो खैर 30-40 साल इन बातों को हो गए, जब बच्चे थे तो आज में और उस जमाने में बहुत अंतर है। गांव ने काफी प्रगति की है, सरकार की जो पॉलिसी है उसकी वजह से काफी उन्नति हुई है। अभी मटेरियल इंटरनेट में भी अवेलेबल हो जाता है, पहले नहीं होता था। लेकिन अभी भी, क्योंकि मैं तो हर 15 दिन में गांव जाता हूं और देखता हूं कि अभी भी जो शहरों में और गांव में जो बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनमें काफी डिफरेंस है। उनके पास किताबें नहीं है, उनके हिसाब फैसिलिटीज नहीं है, कई जगह गरीबी है। इस तरह से तो अच्छी जो हमारे जो फैसला साहब ने जो संदेश दिए हैं, बाहर भी लिखे हुए हैं, आपने पढ़े भी हैं, फिल्में, शॉर्ट फिल्में उसमें बोले, उसके अलावा जगह बार बार वो इंटरव्यू देते रहे, बार बार उनके विचार जो करते रहे। मैं चाहूंगा कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और जो संदेश वो देके गए हैं कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके जो संदेश को आप लोग आगे बढ़ाएं और इसमें सभी समाज अगर अपने अपने समाज को संगठित करें, अपने समाज की कुरीतियां दूर करें और गांवों में भी ध्यान दें। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो लोग गांव से आए हैं या दूर से आए हैं, वो सारा अपनी प्रॉपर्टी बेच के सिटी में सेटल हो जाते हैं, उनके गांव से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो अपना घर वहां बनाया अलग से, कभी हर 15 दिन में जाता हूं, अभी मैं छुट्टी पे हूं, कल भी जाऊंगा और मैं देखता हूं कि निस्वार्थ लोग वहां बसते हैं, मिलते हैं। मैं बैसला साहब के गांव कई बार गया हूं, क्योंकि टोडा भीम तहसील जो थी, टोडा भीम नहीं मैं पढ़ा हूं, बचपन में मेरे पिताजी वीडियो हुआ करते थे 70 के दशक में, तो हर गांव में मैं गया हूं, उनके साथ गया हूं। वैसे भी किसी फंक्शन में हम जाते रहते थे। और आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, लाइक मेरे बयाना की मेरी पता है, बयाना के पास
गांव में जब त्रिपुरा वो हुआ था, उसके पास ही भादरन गांव में, वहां की मेरी मदर है, वहां आस पास सारे गुर्जर लोग रहते थे। तो बचपन में हमारा बचपन गुर्जरों के साथ गुजरा। हमारे कोई भी फंक्शन बिना गुर्जरों के समाज के, क्योंकि जो आते आधे लोग गुर्जर रहते थे, आधे बिना रहते थे। अभी भी मेरा उनसे कांटेक्ट में जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। तो बस असली श्रद्धांजलि यही होगी नजरा साहब के लिए कि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको हम दूर करें, हम उन्नति करें, हम गांव का विकास के लिए बात करें। जो उन्होंने त्याग किया, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद गांव में रहे, उन्होंने एजुकेशन देने की कोशिश करी, उन्होंने किसानों को अवेयर करने की कोशिश करी और सारे समाज को साथ देने की कोशिश करी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके दिए गए संदेश में चले। मैं सिर्फ एक घटना का जो जिक्र भाई जी ने कहा है कि कोई घटना आपके जीवन में ऐसी घटी हो जिसका आपको यहाँ जिक्र करना आवश्यक लगे तो उसका जिक्र जरूर करें। मेरे राजनीतिक जीवन में मैं निगम पार्षद से जब रहा तो मुझे याद है जब गुर्जर आंदोलन न केवल राजस्थान, पूरे देश और विश्व में जब खड़ा हुआ बाबूजी के नेतृत्व में, तो दल्लुपुरा गांव वो गांव था जहां सबसे पहले दिल्ली में शायद उस आंदोलन की लॉन्च हुई। और उस आंदोलन में दल्लुपुरा गांव के मेरे कई साथियों पर मुकदमे भी हुए और उस समय निगम पार्षद का स्वाभाविक है, समाज के तौर पर मेरा दायित्व भी बनता था कि उस आंदोलन में मैं भी हिस्सा। तो उस समय बाबूजी का जो संदेश गांव-गांव तक और समाज के लोगों में पहुंच रहा था, मकसद एक ही था कि अपने हक के लिए लड़ना, जो कानून में प्रस्तावित जो अधिकार है उसके लिए हक मांगना। और जैसे मैंने अभी सुना, उन्होंने अपनी छोटी सी फिल्म में जिक्र किया कि 6 महीने वो शिक्षक रहे, शिक्षा के बाद आर्मी में गए, पूरा जीवन देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा और उसके बाद समाज की सेवा के लिए समर्पित करने वाले मेरे इस बाबूजी को मैं नमन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। मेरे जीवन में, इस राजनीतिक जीवन में कई मैंने आंदोलन पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन समाज के लिए जो आंदोलन आदरणीय बाबूजी ने खड़ा किया वो अविस्मरणीय रहे। अंत में यही कहते हुए, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग अपने श्रद्धासुमन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके चरणों में रखना चाहते हैं। मैं बदल अपनी वाणी का यहाँ विराम देते हुए बाबूजी के चरणों में नमन करते हुए परम पिता परमात्मा से विनती करता हूँ तो अपने सिर चरणों में स्थान दें और हम पढ़ लें कि उनके दिखाए रास्ते पर न केवल समाज, क्योंकि वो किसानों के नेता भी रहे, तमाम धर्म जाति के लोगों के लिए वो एक रोशनी के रूप में पहचान छोड़ के गए। तो अपने सदा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।